नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 80वीं कड़ी में 80 कड़ी 80वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत करेंगे। और जैसा कि पिछले कड़ियों में हम बातचीत करते आ रहे हैं, वो तुलनात्मक उत्तर प्रदेश के और अन्य राज्यों से एक तुलनात्मक उनके ग्राम पंचायत की स्थिति क्या है उसका एक तुलनात्मक चर्चा करते हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि अन्य प्रदेशों में गांव सरकार की स्थिति क्या है, मतलब ग्राम पंचायतें वहाँ कैसे कार्य कर रही हैं और उनके उत्तर प्रदेश के मुकाबले में उनको क्या अधिकार मिले हैं, उनको किस तरह से वो अपने अधिकारों का उपयोग करती हैं और क्या वहाँ स्थिति बेहतर है या उत्तर प्रदेश से भी खराब है। तो ये सब चर्चाओं पर जानता है। हम इसलिए चर्चा करते हैं कि पूरे देश की ग्राम पंचायती व्यवस्था के बारे में एक जानकारी सबके सामने रख सकूं और उसके बाद जो हम लोगों का आंदोलन अभियान चल रहा है गांव सरकार की, इसको ज़मीनी हकीकत बताई जाए कि कैसे पूरे देश में ग्राम पंचायत की व्यवस्था को इस तरह बनाया जाए कि वो संविधान की जो मंशा है उसके अनुरूप ग्राम पंचायतें काम कर सकें। तो आज हम केरल की बात करेंगे। केरल राज्य एक ऐसा राज्य है, ये समझ लीजिए, ये जो देश का जहाँ साक्षरता करीब करीब 100% है, करीब करीब वहाँ सभी शिक्षित हैं। ये तो उसकी एक विशेषता है। दूसरी विशेषता ये है कि केरल में ये हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन इनकी सबकी आबादी बहुत है। मतलब ऐसा नहीं है कि करीब आसपास की आबादी सबके पास वही तीनों धर्म के लोगों के है। तो ये जो मल्टी रिलीजन, जो बहुधर्मी देश को आप कह सकते हैं, केरल एक बहुधर्मी प्रदेश है जहाँ की अच्छी खासी संख्या सभी धार्मिक लोगों की, सभी धर्म को मानने वाले लोगों की, खास करके हिंदुस्तान की ये जो 3 विशेष धर्म के लोग हैं, हिंदू और क्रिश्चियन और मुसलमान। तो ये दूसरी विशेषता है। केरल एक बहुत ही सुंदर प्रदेश है। एक प्राकृतिक दृष्टि से भारत का सबसे सुंदर प्रदेश है और वहाँ की जो प्राकृतिक स्थिति है वहाँ के प्रदेश के लोगों ने उसको बना के रखा हुआ है। तो केरल को ये स्थिति में पहुँचाने में निश्चित रूप से देखना होगा कि कहाँ तक ग्राम पंचायतों की भूमिका है। लेकिन एक बात बताऊँ कि केरल के जो ये अभी बात चर्चा शुरू करने के पहले ही मैं बताना चाहता हूँ कि केरल के एक ग्राम पंचायत ऐसी भी है जिसको कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है कि जिस तरह से उन्होंने अपने ग्राम पंचायत की व्यवस्था चलाई है। बाकी भारत की किसी भी ग्राम पंचायत को ये सम्मान नहीं मिला है कि उसके कार्यों के लिए उसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। तो ये केरल की बहुत विशेषता है। और ये और विशेषता है कि जो भारत के जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतें अभी तक जो पुरस्कृत हुई हैं और समय समय पर बार बार पुरस्कृत होती रहती हैं, उसमें भी केरल के नंबर 1 और 2 स्थान केरल को ही मिला है। तो ग्राम पंचायती व्यवस्था, चूँकि वहाँ के भारत में उन ग्राम पंचायतों को श्रेष्ठ पुरस्कार मिला है ग्राम पंचायत होने का, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि जो केरल की ग्राम पंचायती व्यवस्था है वो अन्य भारत में एक श्रेष्ठ ग्राम पंचायती व्यवस्था है। अब इसी जो आज को ग्राम पंचायत, इसी संवैधानिक व्यवस्था में जो व्यवस्था चल रही है उसी में ही केरल ने अपना स्थान बनाया हुआ है। तो अब उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर में केरल में कौन सी ऐसी स्थिति है कि उसको 2 पहला और दूसरा पुरस्कार भी मिला श्रेष्ठ ग्राम पंचायत का, और ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि उसको लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस ग्राम पंचायत को स्थान मिला। तो ये अपने आप में एक रोचक चर्चा होने जा रही है केरल के बारे में। और केरल के बारे में समझ सकते हैं कि जो बात हम लोग कह रहे हैं, जो कि इतने दिनों से जो मैं बात कह रहा हूँ कि अगर वो केरल में ये हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता या दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो सकता है। और अगर इसी व्यवस्था में केरल में ऐसी व्यवस्था हो सकती है तो जो व्यवस्था जिस ग्राम सरकार की व्यवस्था को हम कह रहे हैं, अगर वो व्यवस्था अगर लागू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायत, जो हम कहते हैं कि ग्राम को स्वर्ग बनाया जाएगा, गाँव सरकार लागू हो जाएगी तो गांव सरकार बन जाएगी। तो ये कोई सपने वाली बात तो नहीं रह गई। ये तो धरातल पर चल रहा है। धरातल पर जगह जगह इसके अंकुरित हो चुका है
और धरातल पर दिख रहा है। तो जो बातें हम लोग कह रहे हैं उसको बस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, और समझने के बाद उसे लागू करवाने के लिए थोड़ी कोशिश करने की ज़रूरत है। और अगर समझ गए, लागू करा दिए, तो आप कल्पना करिए कि 1 अरब लोग, जो भारत की जो आबादी के 70% लोगों का जीवन कितना आसान और कितना सुखी हो जाएगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप बस एक बार इस तरह गाँव पंचायती व्यवस्था को और गांव सरकार को ढंग से समझ लीजिए, फिर आपको लगेगा कि वास्तव में जो बात कही जा रही है वो बहुत सार्थक है। इसको लागू जितना से जल्दी हो सके उसको लागू करेंगे। अब आ जाइए केरल की ग्राम पंचायती व्यवस्था। केरल में जो ग्राम पंचायती व्यवस्था है, लगभग जैसे ग्राम सभा वैसे ही है। वहाँ भी वहाँ जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको प्रेसिडेंट करते हैं वहाँ, और जो ग्राम उप ग्राम प्रधान होते हैं उनको वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। तो एक अंतर हुआ, उत्तर प्रदेश में प्रधान उप प्रधान होते हैं, प्रधान तो उप ग्राम प्रधान होते नहीं, तो यहाँ केवल प्रधान होते हैं, और वहाँ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। एक बात तो हो गई प्रधानों को मान। दूसरा है कि यहाँ के ग्राम प्रधान उत्तर प्रदेश में पूरे ग्राम के वोटरों से चुने जाते हैं, लेकिन वहाँ है कि जो वार्ड के जो सदस्य होते हैं वो वार्ड के सदस्य, जैसे यहाँ वार्ड के सदस्य होते हैं जिसको ग्राम पंचायत सदस्य कहते हैं, तो वो लोग मिलके उनको चुनते हैं। तो प्रधानों का सीधा ग्राम वहाँ प्रेसिडेंट को सीधे गांव के लोग नहीं चुनते हैं, बल्कि पहले वार्ड के सदस्य चुने जाते हैं, और फिर वार्ड के सदस्य मिलके ग्राम प्रेसिडेंट को चुनते हैं और वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। वहाँ जो वार्ड के सदस्य हैं वो कम से कम 12 और अधिक से अधिक 22 की संख्या रखा है उन्होंने, और वही उसके अनुपात में 11-12 जितनी उन्होंने कोई फॉर्मूला, जैसे हर जगह हर राज्य ने अपना फॉर्मूला बनाया कि इन संख्या में किस आधार पर हम वार्ड तय करें कि एक वार्ड की आबादी कितनी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से वहाँ वार्डों के जितने चुन के आते हैं 12 से 22 के बीच में, उस हिसाब वहाँ 22 वही लोग प्रधान का, वो प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। तो उसी तरह कमेटियों का है, जैसे उत्तर प्रदेश हर जहाँ कमेटियों का है व्यवस्था, तो वहाँ भी कमेटियाँ हैं, वहाँ स्टैंडिंग कमेटी हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में 6 कमेटियाँ हैं, लेकिन वहाँ ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया गया है कि कुछ तो कमेटियाँ अधिनियम के अंतर्गत है, और कुछ कमेटियाँ वो ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया गया है कि कुछ स्टैंडिंग कमेटी बना दें, और उसके अलावा भी सब कमेटी और भी जैसे जरूरत समझे हुआ कमेटी बना दें। और जिस अधिनियम कानून से वहाँ के जो कानून चल रहा है केरल का, केरल पंचायत अधिनियम 1994, तो केरल पंचायत अधिनियम 1994, और उस एक ही अधिनियम में ग्राम पंचायत भी है, और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत और जिले स्तर पर जिले पंचायत की वहाँ व्यवस्था है। तो हम जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत की व्यवस्था नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ ग्राम पंचायत की, केरल की ग्राम पंचायत की। तो अब जैसे उनका चुनाव होता है उसी तरह से अविश्वास प्रस्ताव करने की भी व्यवस्था है, और जो वार्ड के सदस्य होते हैं चूँकि वही जो चुनते हैं वही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। तो केरल में ये व्यवस्था है कि वहाँ अविश्वास प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। लेकिन अब आते हैं कि अधिकारों के मामले में। देखिए, केरल में एक पहला राज्य है जहाँ की ग्राम जो प्रेसिडेंट है उसको आप समझ लीजिए असीम पावर मिला है अधिनियम में। असीम पावर हम आपको समझने के लिए कह रहे हैं, असीम पावर तो किसी को होता नहीं है सभी को जिस अधिनियम के अंदर अधिकार मिलता है उसी अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ जो है ये जो अधिकार है वो एक तरह से केरल के जो प्रेसिडेंट है, ग्राम का जो प्रेसिडेंट है, उसको ऐसा अधिकार मिला है कि वो एक तो फुल टाइम काम करने वाला है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे उत्तर प्रदेश में प्रधान जी चुन लिए, अपनी खेती भी कर रहे हैं, अपनी रोजगार भी कर रहे हैं, अपनी व्यवस्था भी चल रहा है, और वो एक ग्राम पंचायत के प्रधान भी बन चुके हैं। वहाँ ये व्यवस्था नहीं है, वहाँ एक फुल टाइम, जैसे जो पूरा का पूरा आपको अपना पूरा समय ग्राम पंचायत को देना पड़ेगा, तो और उनके लिए मानदेय भी है। तो एक तरह से केरल ही एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जिसमें कि ग्राम प्रधान को या प्रेसिडेंट को चीफ मिनिस्टर के तरह से उनको एक तरह से महत्व मिला हुआ है,
मतलब वो अपने ग्राम पंचायत का वो मुख्यमंत्री है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी तरह जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को जो अधिकार मिला हुआ है, वो सारे के सारे अधिकार वहाँ के अध्यक्ष को मिला हुआ है, और वो पूर्णकालिक अध्यक्ष है। मतलब पूरा उसको जैसे 10 बजे से लेके 5 बजे तक जैसे कार्यालय चलते हैं, जैसे या उसके बाद भी जैसे मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को चलाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, वैसे जो है वहाँ का अध्यक्ष जो है, ग्राम का अध्यक्ष, दिन रात अपने काम वो हमेशा के लिए ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए लगा रहता है। एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा ये व्यवस्था दी गई है, जो कि अभी किसी राज्य में, मुझे जिन राज्यों की मैंने चर्चा की उसमें किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं दी। और इसके पहले जैसे मैंने तमिलनाडु के बारे में आपको चर्चा की थी, तमिलनाडु में ये अधिकार किसको दिया गया है, वहाँ के सचिव को दिया, ग्राम का जो सचिव है उसको सब अधिकार दिया गया, और उसको सलाह देने के लिए ग्राम पंचायतें हैं। तो वहाँ तो एक पूरी तरह से अधिकारियों के अधीन है। लेकिन यहाँ केरल में अधिकारियों के अधीन नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट के अधीन में ग्राम पंचायत की व्यवस्था है। तो आप देखिए, जब चूँकि प्रेसिडेंट के अंदर में दे दिया उन्होंने सारा ग्राम पंचायत का, इसीलिए केरल इस स्थिति में पहुंच गया कि उसको श्रेष्ठ गांव का स्थान मिल रहा है। यही बात तो मैं सब बार बार समझा रहा हूँ कि अगर आप ग्राम पंचायतों को पूरा का पूरा अधिकार दे देंगे तो वो वो अपने अनुरूप वो काम करेंगे। और जैसे केरल के प्रधान को आपने इतना अधिकार दे दिया कि वो एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करे, तो उसने उसको मौका मिला और उसने काम करके दिखाया, और उसको श्रेष्ठ मिला, और लिम्का बुक रिकॉर्ड तक में उसको स्थान मिल गया। तो ग्राम पंचायतों को अधिकार देने में अगर आपकी जो हिचकिचाहट है, वो आपको केरल ने तो साबित करके दिखा दिया कि अधिकार दीजिए, हम करके दिखा देंगे। अब वहाँ के जो लोगों ने काम किया ग्राम पंचायत में, तो ऐसा नहीं है कि सारा अधिकार कानूनन तो दिया गया अधिकार ग्राम पंचायत, लेकिन ग्राम पंचायत का मुखिया का अधिकार बनाया है प्रेसिडेंट को, ग्राम प्रधान को, और वो मुखिया ग्राम पंचायत के सदस्यों से, कमेटियों के माध्यम से, सब कमेटियों के माध्यम से सबसे राय मशवरा करके और उस कार्य को संपादित करता है। तो जो भी कानूनी उसकी व्यवस्था है पंचायती राज अधिनियम में, वो सारे से सारे अधिकारों का पालन करते हुए और सबका सहयोग लेके वो उसको संपादित करता है। ऐसा नहीं को मनमानी करता है, क्योंकि तमाम कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, सब कमेटी, फाइनेंस कमेटी, वेलफेयर कमेटी, इस तरह की तमाम कमेटियों का प्राविधान वहीं अधिनियम में बनाया गया कि इन कमेटियों के माध्यम से वो अधिकार का प्रयोग करेगा, तो वो करता है। अब केरल में अधिकारों की बात भी देखिए, जो केरल में ग्राम पंचायतों को यहाँ 29 विभाग का तो जो अधिकार है ही है, जो यहाँ संविधान के जो 29 विभाग हैं उनका अधिकार तो वहाँ भी दिया गया केरल को। लेकिन उसके अलावा 29 विभागों के अलावा उन्होंने करीब 40 अन्य भी कार्य ऐसे दिए हैं, 40 के आसपास कार्य, जिसके कि वो ग्राम पंचायतें उनका उस अधिकारों को उपयोग करती हैं। तो देखिए 29 वो 40 वो करीब 70-72 अधिकारों का उनको अधिकार मिला हुआ है करने के लिए। तो इसका कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसका कि अधिकार उनको नहीं है, अगर वो चाहे तो करना चाहते हैं। और इन अधिकारों के साथ साथ उनको अपने संसाधन जुटाने के लिए बहुत सारे पावर मिले हुए, हर टैक्स लगाने के लिए। और आप जानते हैं कि केरल तो एक तरह से टूरिस्ट सेंटर है, तो टूरिस्टों के आने का, जाने का, उनका होटल खोलने का, गांव में अगर कोई होटल खोल रहा है, गांव में नदियों में लोग बोटिंग कर रहे हैं, गांव में केरल में जहाँ भी घूम रहे हैं, धार्मिक स्थान सब में अगर गांव में है तो सब गांव वाले उस पर टैक्स लेते हैं और उससे संसाधन उनका बढ़ता रहता है और वो ग्राम पंचायत के काम में लगाते हैं। तो बहुत सारे आय के साधन को उनको अधिकार मिला हुआ है, उस अपने आय के संसाधन को भी खूब बढ़ाते हैं। तो ये तो वो विकास के आपका कार्य है कि उसको अधिकार केरल में कितना मिला है और किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बेहतर स्थिति केरल में है कि वहाँ की ग्राम पंचायत जो है एक तो से न्याय पंचायत का भी काम करती है। गांव के जो ग्राम पंचायत है वो न्याय देने का भी काम करती है, और ये बहुत ही केरल के लिए जो करके दिखाया है केरल ने, इसकी बहुत भूरि प्रशंसा होती है और दुनिया भर के लोग इसको मानते हैं
कि किस तरह से ग्राम पंचायतें सारे मामले विवाद के गाँव में सुलझा देती हैं। अब मैं ये उनके जो 3 गांव हैं, देखिए उन 3 गांवों का मैं आपको चर्चा करूँगा। 3 गांव हैं उनके जो कि श्रेष्ठ गांव में भारत के श्रेष्ठ ग्राम पंचायतों के श्रेणी में माने गए। देखिए सबसे पहला तो उनका जो गांव है वो इराबी परूर, ये नंबर 1 माना गया है भारत के देश में इसका कि इतना नंबर 1 की स्थिति में आया है। दूसरा उनका गांव है चेबेल्डू, लेकिन नाम में प्रोनाउंसिएशन में हमको थोड़ी हमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि उसका नाम है चेबेल्डू। और तीसरा गांव है कुलशेखरपुरम। तो ये 3 गांव केरल के मैं उनकी चर्चा करूंगा कि इन 3 गांवों ने क्या, ग्राम पंचायतों ने क्या करके दिखाया है और जिसके नाते उनकी श्रेष्ठ भी बने हैं और दुनिया में इनका नाम है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इराबी परूर के बारे में बताऊं कि इस गांव में 80 एकड़ बंजर की जमीन को ग्राम पंचायत ने खेती लायक बना दिया। ये ग्राम पंचायत ने बनाया, ग्राम पंचायत ने अपनी व्यवस्था से उसको खेती लायक 80 एकड़ जमीन, कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा वहाँ कुछ नदी थे, उस नदी को उन्होंने सफाई करवा के गहरा करके उस नदी को बना दिया। उसके नदी के अलावा जो पेड़ पौधे लगाने का काम था नदी के किनारे, ये सब उसको इतना सुंदर ही उसका इतना सुंदर बना दिया कि वो सिंचाई का भी काम के अलावा टूरिज़्म के लिए भी वो नदी का बहुत इस्तेमाल होने लगा। कुछ गांव में उन्होंने वन क्षेत्र को अपना विकसित किया इस गांव ने। और एक सबसे बड़ा काम ये किया कि इस गांव में प्लास्टिक के जो कचरा है, प्लास्टिक के जगह से उसको बनाने में रोड का इस्तेमाल, प्लास्टिक कचरे से उन्होंने अपने गांव में रोड बनाया और उसको देखने के लिए बतौर लगाते हैं कि पहले से कचरे से कैसे रोड बनेगा। तो ये ग्राम, इसके अलावा बहुत सारे विकास के तो उन्होंने इतने काम किए, उसको हम नहीं एक चर्चा करें। ये विशेषता देखिए, उन्होंने कैसे कितने बड़े बड़े काम गांव स्तर पर कर सकते हैं। क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश के किसी गांव में एक खड़ंजा और नाली बनाने में तो उनकी सारी जिंदगी बीत जाती है। आज 70 साल में खड़ंजा और नाली तो बना ही रहे ग्राम पंचायत, और क्या किए हैं सब किसी ग्राम पंचायतों में। तो ये पूरी 70 साल बीत गए, चकरोड और खड़ंजा और नाली में ही फंसे हुए हैं उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत। और वहाँ उन्होंने पूरे अपने ग्राम पंचायत को और इस गांव की उन्होंने कहाँ से बदल दिया। और बाकी तो आप उसकी क्या किया होगा, जब इतने बड़े बड़े काम किए हो तो छोटे छोटे काम याद कोई बात ही नहीं। दूसरा मैं चेबिल्डू गांव का बताऊं। इस गांव में क्या हुआ कि इन लोगों ने जो इनका भी वही विकास के सारे इन्होंने सबसे बड़ा तो ये काम किया कि प्लास्टिक का जो इन्होंने प्लास्टिक को रिसाइकलिंग का व्यवस्था शुरू की। प्लास्टिक रिसाइकलिंग करके जितने प्लास्टिक है उसको बटोरते हैं और बटोर के प्लास्टिक को वो रिसाइकिल करते हैं, मतलब उनको गला के और कैसे भी जैसे भी होता हो उन्होंने उस पर फिर प्लास्टिक के ही सामान बनाते हैं। तो प्लास्टिक बटोरते हैं, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करते हैं और रिसाइकलिंग करके उसको सामान बना के, और इसमें तमाम महिलाओं को उन्होंने रोजगार दिया। देखिए इस गांव में करीब 34,000 की पॉपुलेशन इस गांव में है, 2 गांव को मिला के है ये ग्राम पंचायत। और इसमें इस ग्राम पंचायत में करीब 15,000 की महिलाएँ हैं, 17,000 ये शायद 18,000 महिलाएँ। अब महिलाएँ इतनी ज़्यादा भारी संख्या में, तो उनको रोजगार के लिए अवसर देना ये कितनी अच्छी बात है। तो उन्होंने रोजगार का अवसर उनको दिया और रोजगार के इसमें तमाम रिसाइकलिंग करके बहुत सारे महिलाओं को यहाँ रोजगार का भी अवसर यहाँ मिलता है। तो ये इस ग्राम में ये विशेषता है। इस ग्राम में जो नाम हुआ, इसमें इसकी जो न्याय की जो व्यवस्था है उसमें इस गांव ने काफ़ी अपने ग्राम पंचायत से जो न्याय की प्रणाली बनाई वो सीखने के लायक है। और उन्होंने इसमें न्याय व्यवस्था में ऐसा बनाया कि देखिए बहुत सारे मामले वो वहीं सुलझा देते हैं। कैसे कैसे मामले सुलझाए आपको मैं बताऊं
कि एक जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा मामले वहाँ आते हैं कि कभी किसी के बाउंड्री के मामला आ गया, किसी का घर पे पेड़ गिर गया, क्योंकि केरल में बहुत सारे पेड़ हैं। कभी शादी ब्याह में, क्योंकि कई धर्म के लोग रहते हैं तो उसमें धार्मिक मामलों का भी शादी ब्याह की समस्या आती है। तो ये जो समस्याएं हैं, इनको अगर न्यायालय में जाएंगी तो कब कितने साल लग जाएंगे। अगर एक पेड़ मान लीजिए किसी के घर पर गिर गया, नारियल का पेड़, तो घर का तो नुकसान हो गया। उत्तर प्रदेश में अगर इस मामले को आप कहाँ ले जाएंगे? किसी का एक घर पे उत्तर प्रदेश में अगर पेड़ गिर गया और उसका छत और ये सब टूट गया, और मान लीजिए झोपड़ी है वो टूट गई, तो उत्तर प्रदेश में क्या न्याय की व्यवस्था है? सोचने की बात है, बहुत गंभीरता सोचने की बात। उत्तर प्रदेश में आप जाइए दीवानी की अदालत में मुकदमा करिए। दीवानी अदालत में जाएंगे तो मुकदमा करेंगे तो पहले कितने का आप हर्जाना मांगेंगे? 50,000 रुपये का मान लीजिए, या 1 लाख का। तो उसका 6% पहले कोर्ट फी जमा करिए, तो 6,000 कोर्ट फी जमा करेंगे आप, और उसके बाद वकील का फीस दीजिए, और उसके बाद आप वहाँ दौड़ते रहिए 5 साल 10 साल, कितना पूरी सारी ज़िंदगी बीत जाए। उस घर से एक पेड़ के गिरने का जो नुकसान हुआ उसको आपको भरपाई उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल नहीं कर सकते। अगर दूसरी पार्टी लड़ने वाली है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आपको उस एक पेड़ के से जो हर्जाना हुआ है 1,50,000 लेने के लिए, उसको आपको कम से कम पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, लाखों रुपये खर्च हो जाएगा। ये हमारे उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था का श्रेष्ठ व्यवस्था है। इसको हम श्रेष्ठ ही व्यवस्था कहेंगे कि मतलब श्रेष्ठ इसलिए रिवर्स गियर में श्रेष्ठ समझिए कि आप पूरी ज़िंदगी खपा देंगे और कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन केरल में 4 दिन 5 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाता है। ये वहाँ, क्योंकि उन्होंने जैसे आपने दरखास्त कंप्लेंट किया, कंप्लेंट लेंगे, उस पार्टी को बुलाएंगे, उससे मजाएंगे लोग, अधिकारी लोग, और वो जितने हम सदस्य हैं, ग्राम पंचायत सदस्य और जो उनके कर्मचारी भी उन्होंने अपने रख सके हैं, उनको लेंगे, मौके पहुँचेंगे, मौके पर देखेंगे, लोगों को बुलाएंगे, मौके पर सारी बात रिपोर्ट लिया, दूसरे दिन दोनों पार्टी को बुलाएंगे, और सबके गांव के लोगों को, और भी जिसको चाहते हैं कि आप 2 आदमी या 4 आदमी सुनना चाहें या सबके सामने सुने, सबको वो अपने कार्यालय बुलाएंगे, सबके सामने बातचीत होगी, और सब लोग कहेंगे हाँ साहब इनका इतना नुकसान हुआ। वो आदमी भी बड़ी सहजता से उसको पैसा कहता है मान लेता है, और उसके मान लेने से वो समस्या का वही समाधान 4 और 5 दिन में जिसका नुकसान हुआ उसको भरपाई हो गई और वो संतुष्ट हो। ये कितना देखिए, ये आखिर इसी देश में एक व्यवस्था है, तो ये भारत की व्यवस्था है, एक प्रदेश में ऐसा चल रहा है। उसी तरह दूसरे ऐसे मामले आते हैं कि बाउंड्री का, और एक बाउंड्री का मामला आपको बताऊं कि ये इन तीनों गाँवों के ही संदर्भ में ये बात मैं कह रहा हूँ कि कैसे कैसे इन गाँव में ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं, क्योंकि हम तीनों बहुत सारे गांव हैं, तो लेकिन हमने जिनको 1, 2 और 3 पुरस्कार मिला है उनमें कैसे कार्य हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब उसमें क्या हुआ, एक मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर था। उस मंदिर के लोगों ने सोचा कि हम मंदिर का बाउंड्री वॉल बना लें। बाउंड्री वॉल उन्होंने उनकी ज़मीन में, अपनी ही ज़मीन में उन्होंने बनाया। अब ये मामला हुआ कि मंदिर की बाउंड्री वॉल बनने से जो गाँव वहाँ आसपास के जो लोग गाँव थे रह रहे थे, उनके आने जाने की दिक्कत हो गई। तो उन्होंने कहा कि हमारे इनके मंदिर के बाउंड्री वॉल से हम लोग तो बहुत साल से हम लोग भी रह रहे हैं, अब हम लोग जाएँ किधर से? तो अब मंदिर वालों का कहना था कि ये हमारी ज़मीन है, हमने अपनी ज़मीन बनाया, कोई ऐसा तो किसी की ज़मीन बनाया, तो किनको क्या हक है? हमें, हमारी जिम्मेदारी है नहीं, आप जैसे भी हो वैसा करिए। ये मामला ग्राम वालों ने ग्राम पंचायत में पेश किया। अब ग्राम पंचायत में पेश हुआ, मंदिर के लोग आए, खूब आपस में बातचीत हुई, उधर पक्ष रखा गया, इधर पक्ष हुआ, और 1 हफ्ते के अंदर उन लोगों ने मना लिया, और मंदिर के लोगों ने कहा कि हम 3 मीटर सड़क जगह जो है अपने मंदिर की बाउंड्री को 3 मीटर हम हटा देते हैं, पीछे कर देते हैं, और ताकि गाँव वालों के लिए आने जाने की सुविधा भी हो जाए। तो अब ये अगर यही मामला किसी भी प्रदेश में अगर न्यायालय में जाता, तो क्या आप संभव है कि इस देश के में कभी सुलझ पाता किसी प्रदेश में न्याय व्यवस्था में? उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़िए, किसी भी, मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में तो असंभव है ही है। यहाँ तो इस तरह का क्या, जैसे मैंने छोटा कहा पेड़ का नहीं सुलझा सकते हैं, तो
ये बाउंड्री वॉल का क्या सब सुलझा पाएंगे? ये तो असंभव ही है। यहाँ तो आप सोच ही मत सकते न्याय प्रणाली जो यहाँ उत्तर प्रदेश चल रही है। तो लेकिन वो उन्होंने सुलझा लिया। मंदिर के लिए भी में हम लोगों की सबकी आस्था थी, गांव वाले भी कहते थे हमारी मंदिर में आस्था थी, और लेकिन मंदिर वालों का भी है, उन्होंने सोचा कि भाई हमें भी मंदिर में इन सबकी आस्था है और इन लोगों को, हम गांव वाले हमारे ही हैं, चलो इनकी सुविधा असुविधा ना हो, इसलिए दोनों ने आपस में समझदारी करके उन्होंने किया। एक और मामला आया कि जिसमें कि एक धार्मिक विवाह के मामले गाँव में बहुत आते हैं, और चूँकि वहाँ जैसे मैंने बताया कि वहाँ तीनों धर्मों के लोग रहते हैं, तो कभी क्रिश्चियन, हिंदू और हिंदू मुस्लिम, इस तरह के चूँकि बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो लड़के लड़कियाँ तो जो आप जानते हैं कि युवा काल में वो धर्म के वगैरह के बारे में, वो प्रेम विवाह जहाँ होता है उसमें ज़्यादा धार्मिक बातों के बारे में विचार नहीं करते हैं। तो लेकिन विवाद, जब शादी हो जाती है विवाद हो जाते हैं, माँ बाप नहीं चाहते हैं, परिवार नहीं चाहते हैं, लोग विवाद पैदा हो जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे मामले में भी, आप जो धार्मिक मामले में और खासकर पारिवारिक और विवाह संबंधी मामले में ये पंचायतें जाती हैं, पंचायतों में आती हैं, और बहुत गंभीरता से वहाँ के लोग इसको लेते हैं और उसको कोशिश करके सुलझा जाते हैं। एक तो ऐसा मामला है कि जब सबसे लंबी सुनवाई हुई, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 32 तारीख को वहाँ की ग्राम पंचायत में 32 तारीख में जब बुलाया होगा, 32 दिन के बाद भी बहुत पेचीदा मामला था, धार्मिक मामले में थे, दो धर्मों के मामले में शादी विवाह का मामला था, उन्होंने सुलझा लिया। तो अब इससे क्या होता है कि सारे के सारे एक साल में एक इसी गांव में चिवेल्डू गांव में 300 विवाद उन्होंने सुलझाए। 300। अब बताइए, एक गांव में 300 विवाद इस तरह के उन्होंने 4-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन में सुलझा दिया। तो क्या होता है कि फिर वो आपस में सद्भावना बनी रहती है, दुश्मनी नहीं होती, क्योंकि ये लोगों ने आपस में बैठ के सुलझा दिया, सबके सामने सुलझाया और बड़ी ईमानदारी से सुलझाया। एकदम ट्रांसपेरेंसी भी है। ट्रांसपेरेंसी जो कहते हैं कि जो कुछ है सामने है, सभी अपनी बात कह रहे हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य सुनते हैं, अपनी बात कहने का मौका सबको देते हैं और शांति से सुनते हैं। तो अब ये सारे विवाद, 300 विवाद को आप एक साल में सुलझा देना, ये कितनी बड़ी बात है। और इसीलिए उनको इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड में महत्ता मिला है कि ये 300 विवाद उन्होंने एक साल में एक ग्रामीण स्तर पर सुलझा दिया। तो इसे सद्भावना बढ़ा, विवाद नहीं, और आगे विवाद नहीं बढ़ेंगे, और सबको अंदर खुशी होगी, और सब बैठ के करते हैं, महिलाएं पुरुष सब बैठ के करते हैं, तो उनको रोजगार भी खूब दे रहे हैं। इस तरह से आप देखिए, समस्याएं भी, विवाद भी सुलझा रहे हैं ग्राम पंचायतें। और तीसरी बात, जो नई नई इनोवेशन, जो मैं बार बार कहता हूँ कि जब इनको आप मौका देंगे तो काम करेंगे, उसके साथ क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी। अब ये क्रिएटिविटी है कि उन्होंने प्लास्टिक से रिसाइकलिंग कर दी, ये बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है। जैसे कि गांव के पंचायत ने प्लास्टिक की सड़क बना दी, क्यों नहीं और लोगों ने बना दी? सरकार तो बड़ा वैज्ञानिक बैठे हुए, क्यों नहीं सड़क पर सरकार के वैज्ञानिक? आखिर में ये तो गाँव में हुआ ना, गाँव में प्लास्टिक से सड़क बन रही है, गाँव में प्लास्टिक से सामान बना, तो ये तो गाँव के ही लोग कर रहे हैं ना, अपने गाँव के लोगों ने विकसित किया है। तो जिन गाँव के लोगों को आप समझते हैं मूर्ख हैं, गंवार हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए गंवार मूर्ख आप समझते हैं, क्योंकि आपने उनको अवसर देते नहीं है, उनको काम करने के लिए मौका देते नहीं। और जब देखिए, जब आप इस तरह उन्होंने अपने पर्यावरण को इतना खूबसूरत बना दिया है, इतने पेड़ पौधे, इतने उन्होंने कई बागीचे, उन्होंने कई बाग, कई जगह जगह उन्होंने एक खूबसूरत, अपने को, जो मैं कहता हूँ कि गांव को अगर आप अधिकार देंगे तो ये बिल्कुल खूबसूरत गांव बन जाएंगे प्राकृतिक रूप से। तो प्राकृतिक रूप से केरल को, गांव के लोगों को अपना एक खूबसूरत राज्य बना दिया, क्योंकि गांव से ही तो खूबसूरती आएगी, कि शहर से खूबसूरती आएगी। तो गांव से, केरल में बहुत सारे नाली नूली हैं, तो नाले में आप जानते हैं नाव घूमते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं, उन्हीं में रहते हैं। तो इस सब को मिला के, ये इन चीज़ों को आप बैठ के, केरल की क्या परिस्थिति है, वो दिल्ली से बैठ के आप क्या समझ सकते हैं कि किस तरह का वहाँ केरल बनना चाहिए। क्योंकि आप तो जो नियम बनाएंगे कि वही केरल में भी लागू होगा, वही उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा, राजस्थान के सूखे वाले क्षेत्र में लागू। तो जब उनको आप अपने गाँव के लोग, अपने गाँव को अपने ढंग से विकसित करने के लिए देंगे, तो वो अपने ढंग से खूबसूरती बनाएंगे। इसके अलावा केरल में सबसे ज़्यादा फल के होते हैं, ड्राई फ्रूट का
मामला है, तो ड्राई फ्रूट सबसे ज़्यादा वहीं पैदा होते हैं। तो आप देखिए कि इन सारी चीज़ों को अपने स्तर से वो करके अपने उत्तर प्रदेश को एक बेहतर बनाने, और एक तरह से उन लोगों सबसे ज़्यादा शिक्षित भी हो गए, सबसे ज़्यादा वहाँ समाज धर्म के लोग रहने के बावजूद भी विकास का ये तरीका उन्होंने विकास कर रहे हैं, नए नए विकास के तरीके खोले हैं, नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। तो ये स्थिति ग्राम पंचायतों की वहाँ है, और ग्राम पंचायतों को पूरा राज्य सरकार ने अधिकार दिया, और जितना भी, और एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप से ग्राम प्रधान वहाँ काम करते हैं और अपने को विकसित करते हैं। तो ये केरल ने ये साबित कर दिया कि अगर ग्राम पंचायतों को पूरा अधिकार दिया जाए, अपने ढंग से उनको काम करने दिया जाए, उनको संसाधन दी, तो वित्त आयोग अगर तमाम आयोग दे ही रहा है, उनको अपने भी संसाधन जुटाने का अवसर दे, तो ग्राम पंचायतें गांव का कायाकल्प कर सकती हैं, और गांव पंचायतें, जैसे मैं कहता हूँ, वो गांव को स्वर्ग बना सकती हैं। वो कोई सपना वाली बात नहीं कर रहे, यह सार्थक इसी देश में हो चुका है, लोग करके दिखा रहे। अब केरल में आप एक बात देखिए कि आकर इनोवेशन की बात मैं आपको कर रहा हूँ कि जितने प्राकृतिक आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक की मालिश, आयुर्वेद का तेल, आयुर्वेद शरीर में मालिश, तमाम गांव में केरल में विकसित हुआ है। अब ये तमाम आयुर्वेदिक की जो चीज़ें, और जैविक, ये जो जैविक खेती का जो है केरल में, सबसे ज़्यादा लोगों ने अपने कृषि में उन्होंने अंग्रेजी खाद को ख़त्म करके जैविक प्राकृतिक खेती करना शुरू की है। तो केरल में प्राकृतिक खेती भी है, आयुर्वेद है। तो देखिए, भारत की वो तमाम अपनी पद्धति, अपनी जो भारत की पद्धति है कृषि की, आयुर्वेद की और शिक्षा की, वो सारे के सारे उन लोगों ने भारतीय पद्धति को केरल में जब उनको मौका मिला, ग्रामीण जनता को, तो उन्होंने उसको विकसित किया। सबसे ज़्यादा कहीं नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी, बिहार के किसी प्रदेश में देखिए तो गांव में पहले एक ज़माना था कि सब आयुर्वेदिक पद्धति बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी, वैद्य गांव में रहते थे, वो लोग करते थे, सब खत्म उत्तर प्रदेश में और बिहार। अच्छा, इस तरह के जो राज्य हैं, जो इनमें तो इन्होंने बिल्कुल नष्ट ही कर दिया, इनका तो कोई मतलब नहीं है। वो तो अब खाली इन राज्यों में, यहाँ के तो नए ढंग की राजनीति शुरू हो गई है कि इनको मुफ्त में राशन बांटो, इनको मुफ्त में मजदूर, इनको मनरेगा में लगाए रहो, 4 पैसा दो, पेट इनका भरता रहे, जिंदगी इनकी चलती रहे और वोट लेते रहो। बस इस तरह की इन राज्यों में हो रहा है। और लेकिन वहाँ देखिए, वहाँ अधिकार दे के उनको, उन्होंने ऐसे ढंग से उनको स्वशासी बना दिया है, जो सेल्फ गवर्नमेंट का उनका सिस्टम है, जो खुद अपनी व्यवस्था को खुद चला रहा है और नए नए ढंग से चला रहा है और तरक्की कर रहा है, और जो भारत की संस्कृति है उसको भी, जो भारत की चीज़ें हैं उसको विकसित कर रहा है। तो ये हम लोग को केरल के मॉडल से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हालांकि जिस मॉडल में हम गांव सरकार बना, उससे वो केरल का मॉडल बहुत हद तक है, लेकिन हम तो उससे भी बढ़ के, जो केरल का मॉडल, उससे भी आगे बढ़ के गांव सरकार की बात करते हैं। अगर वो मॉडल कभी भी अगर लागू हो गया देश प्रदेश में, तो मैं ये समझ लीजिए कि वास्तव में भारत गांव स्वर्ग हो जाएंगे। और भारत में जब गांव स्वर्ग होंगे तो भारत का आप कल्पना ही कर सकते हैं, जब 1 अरब लोग सुखी संपन्न और रहेंगे, खुश रहेंगे, तो फिर भारत को तो पूरा भारत ही सुखी संपन्न और खुश रहने लगेगा। तो ये चीज़ें तुलनात्मक चर्चा से ये चीज़ें सामने आ रही हैं और ये समझने की ज़रूरत है। और एक बार फिर कहूँगा कि मैं एक याद दिला दूँ आपको कि 1 जून से 30 जून तक मैं पूर्वांचल के कुछ जिलों में, जैसे कि बलिया है, आजमगढ़ है, अम्बेडकर नगर है, गाजीपुर है, मऊ है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, इन पूरे 1 महीने तक मैं गांव-गांव जाकर लोगों को गांव सरकार के बारे में बताऊंगा। और आप जहां भी रहें, आपको जब भी मौका मिले तो इनमें आइए और गांव में हम लोगों के साथ चलिए। आप भी देखिए कि हम लोग गांव के लोगों को कैसे समझाते हैं, क्योंकि गांव के लोगों को पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, उनको मालूम नहीं है कि गांव सरकार क्या होती है, गांव को कैसे अधिकार मिलते हैं। उन्हें तो अभी खाली मुफ्तखोरी का ज्ञान है। इस समय पूरे गांव में 2 ही चीज़ जानते हैं कि हमारे जात का नेता जीत जाएगा तब हमारा कल्याण हो जाएगा, और सरकार हमको मुफ्त में कोई चीज़ दे देगी तब मेरा कल्याण होगा। 2 चीज़ के अलावा तीसरी बात है पूरे गाँव के लोग जानते नहीं। उनको जाके बताना है कि ये नेताओं, जो आपकी जात का नेता भी कुछ नहीं आपको कर पाएगा, तो जीतेगा तो अपने भाई बिरादरी का अपना नेतागिरी, अपना परिवार और अकूत संपत्ति कमा लेगा।
और मुफ्त खाते खाते आपको दिन में ऐसे हो जाएंगे किसी लायक नहीं रह जाएंगे, फिर भीख मांगने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा, अपने भीख मांगेंगे और अपने बच्चों से भी भीख मंगवाएंगे, यही रह जाएगा। तो यही चाहती है सरकार कि आप धीरे धीरे आगे चल के भीख मांगिए और जात के नेताओं के पीछे पीछे करके उनको भगवान मानिए और उनसे कहिए कि तुम ही माई बाप दादा हो, तुम ही हमारी ज़िंदगी पालनहार हो। तो ये कोशिश हो रही है और उसी चंगल में आप न फंसें, इसीलिए मैं आ रहा हूँ और मैं गाँव के लोगों को बताऊँगा, समझाऊँगा। अगर गाँव के लोग मानेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा बदलाव होगा और गाँव अपने पैरों पर गाँव के लोग खड़े होंगे, अब सुखी भी होंगे, संपन्न भी होंगे और सबसे बड़ा बात है उनका अपना गौरव होगा और गांव का गौरव स्थापित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।